कटी बेड़ियां और हथकड़ियां, हर्ष मनाओ मंगल गाओ, किंतु यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ। आजादी वह मूर्ति नहीं है, बैठी रहे जो मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों के होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधे के भुजदंडों के बल को तोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। यह कुछ पंक्तियां थी लेट श्री मिस्टर हरिवंश राय बच्चन जी की पोयम की। ओके, ये इस कविता का मीनिंग क्या था, ये जो आपने अभी सुना इसका मीनिंग क्या था? चलो पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे, 72nd रिपब्लिक डे है आज। सबको गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, ये जो कविता है इसका मतलब ये है कि आजादी मिलने के लिए, आजादी के लिए बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारी लड़ाइयां की है। बस यूं ही हमें नहीं मिल गया आजादी, हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। अगर हमें इस आजादी को अच्छे से संजो के रखना है, अच्छे से रखना है, आजादी मतलब क्या है? हम लोग आज अपने मन से जी सकते हैं, हम लोग का जो मन करता है हम लोग खा सकते हैं, जहां मन करता है हम लोग जा सकते हैं, हमें अब जो जॉब करना है हम लोग कर सकते हैं, जो पढ़ाई पढ़नी है हम लोग पढ़ सकते हैं, हमें पूरी तरह से आजादी है। अगर इस आजादी को हमें कंटिन्यू करना है तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें बहुत अच्छे से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब वही रूल बुक को हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा, हमें उसका पालन करना होगा। तब जाकर के ये आजादी जो हमें मिली है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की लड़ाई के कारण, वो हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती है। ठीक है, आज डे कौन सा है? ट्यूसडे। आज क्या करना है हम लोग को? इकोनॉमिक्स। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कौन सा? 26 जनवरी। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें 26 जनवरी के बारे में भी बता दूं, चलेगा? चलो ठीक है। देखो, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था पता है? क्यों ये डे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? इस दिन हमने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था, हमारे पास खुद के रूल बुक आए थे। इसके पहले ना हमारे ऊपर जो रूल्स चलते थे, याद है मैंने आप लोगों को बताया था वो ट्रैफिक रूल्स वाली बात, कि एक रूल बुक होता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं। ओके, देखो हुआ क्या था ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमें आजादी तो मिल गई थी, 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग किन के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते थे? कौन सा रूल बुक हमारे ऊपर चल रहा था? हमारे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो रूल बुक बना था। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो रूल बुक बना हुआ था, उसी रूल बुक के अकॉर्डिंग हम लोग अभी तक चल रहे थे। कब तक? 1950 तक। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा खुद का रूल बुक आ गया और हम लोग अपने इंडियन रूल बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलने लगे। ओके, देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बन तो गया था तुम लोग का कब? 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। 26 नवंबर 1949 को ही ये रूल बुक बन गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। तो अब मेरे को बताओ कि जब नवंबर में ही बन गया था तो फिर जनवरी तक वेट क्यों किए? सोचो क्यों वेट किए? देखो हुआ क्या था ना कि 26 जनवरी 1930 को हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सब लोग थे ना, याद है ना? मैंने बताया था ना गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के लेक्चर में। ओके, लेक्चर नहीं, वीडियो में। ओके, वही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था। पूर्ण स्वराज डे मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र। पूर्ण स्वराज डे वो लोग कब डिक्लेयर किया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए 26 जनवरी को सेलेक्ट किया गया हमारे रिपब्लिक डे के तौर पे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को
कंप्लीट जो रूल बुक था दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लागू किया गया। ओके अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराते हैं? बताओ बताओ, प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। ओके 26 जनवरी को प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं। कहां पे फहराते हैं? रेड फोर्ट पे। रेड फोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। ओके सो रेड फोर्ट में प्रेसिडेंट 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। ओके और साथ ही साथ पता है रिपब्लिक डे परेड भी होता है। अब मेरे को तुम लोग एक बात बताओ, रिपब्लिक डे जो परेड होता है वो कहां से कहां तक होता है? देखो राजपथ पे होता है, ये तो हम लोगों को पता है कि राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड होता है। ओके लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है राष्ट्रपति भवन के गेट से। ओके राष्ट्रपति भवन के गेट से शुरू होता है और कहां तक जाता है ये परेड? इंडिया गेट तक जाता है। ठीक है वहां पे राजपथ है ना, तो वही राष्ट्रपति भवन के गेट से इंडिया गेट तक ये परेड जाता है। ओके और इसको ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? इस पूरे परेड को ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? इस पूरे परेड को ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वही शूटिंग वाले। ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पूरे परेड को ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके डन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अच्छा तुम लोग तो ये बता चुके हो ना दैट हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो हमारे फर्स्ट गणतंत्र दिवस दैट इज रिपब्लिक डे पे किन्होंने फ्लैग होस्ट किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ओके चल देखो ये जो रिपब्लिक डे परेड होता है ना, ये रिपब्लिक डे सेरेमनी, ये ना करीब 3 दिन का होता है। ठीक है 3 दिन तक ये सेरेमनी चलता है और इस सेरेमनी का एक 29 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी होता है। रिट्रीट मतलब वापस बुलाना। ओके सो रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को होता है और 29 जनवरी को ही ये बताया जाता है कि अब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन खत्म हुआ। तो ये रिट्रीट सेरेमनी कब होता है? 29 जनवरी को। और ये भी कहाँ होता है? ये होता है हम लोग के राजपथ पे। ओके विजय चौक के अप्रॉक्स में। ठीक है विजय चौक पे होता है। ओके चल अब साथ ही साथ इस रिट्रीट सेरेमनी के चीफ गेस्ट कौन होते हैं? कौन होंगे बताओ? जब रिपब्लिक डे सेरेमनी में प्रेसिडेंट थे तो रिट्रीट सेरेमनी में कौन होंगे? प्रेसिडेंट ही होंगे। ओके सो रिट्रीट सेरेमनी में भी कौन होते हैं हम लोग के चीफ गेस्ट? प्रेसिडेंट। ओके अभी प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। ओके सो वो होंगे हमारे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे सेरेमनी में भी और रिट्रीट सेरेमनी में भी। ओके डन। तो अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। आज टॉपिक कौन सा था? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या ले बताओ मेरे को, तुम लोग क्या टॉपिक तुम लोग पढ़ना या सुनना पसंद करोगे मेरे से? एक काम करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं कि जब पैसा नहीं था, हम लोग अभी नोट देखते हैं ना, 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, हम लोग जो नोट देखते हैं, जब ये सारे नोट्स नहीं थे तो फिर क्या होता था? तो कैसे काम किया जाता था? उस टाइम पे भी तो चीजें खरीदने की जरूरत थी ना, तो उस टाइम पे क्या करते थे? देखो जब मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह है ना, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह टाइम पे, जब उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ करता था, बहुत 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 पुराने टाइम पे जब पैसा नहीं हुआ करता था तो चलता था बार्टर सिस्टम। क्या? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब भाई मेरे पास चावल है, तुम्हारे पास दाल है, तुम अपना दाल मेरे को दे दो, मेरा चावल तुम रख लो। ओके तो ऐसा वाला सिस्टम चलता था। अगर मेरे पास मान के चलो मेरे पास गाय है, ठीक है, किसी और के पास चावल है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे पास गाय है, तुम मेरी गाय ले लो और तुम मुझे मेरा अपना चावल दे दो। ओके हर जगह पे ऐसे ही चलता था। अगर मेरे पास कपड़े हैं, मैं सपोज कपड़े बनाती हूँ, तो मेरे पास कपड़े, तो मैं बोलूंगी कि तुम ये कपड़े ले लो और मुझे अपना गाय चावल जो भी उसके पास रहेगा वो दे दो। ठीक है तो पता है ऐसे सिस्टम चलता था। अब ऐसे चलता तो था लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती थी? इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। पहला तो प्रॉब्लम ये था कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। मतलब कि देखो अब सपोज मेरे पास गाय है, ओके, और सामने वाले के पास चावल है। अब मुझे तो चावल चाहिए, लेकिन अगर उस पर्सन को, सामने वाले को गाय नहीं चाहिए हो तो फिर कैसे होगा? तब तो वो मेरा चावल लेकर के अपना गाय नहीं देगा, सॉरी मेरा गाय लेके अपना चावल नहीं देगा।
नहीं देगा ना, मतलब उसे गाय चाहिए ही नहीं। तो फिर अब मुझे अपने चावल लेने के लिए मुझे तो किसी ऐसे पर्सन को खोजना पड़ेगा ना जिसके पास की मतलब जिसके पास चावल हो और जिसे गाय भी चाहिए हो, तभी ना वो मेरे को अपना चावल देगा। तो मुझे खोजते रहना पड़ेगा कि भाई किसके पास चावल है, किसके पास चावल है, और कौन ऐसा चावल का विक्रेता है, कौन ऐसा चावल बेचने वाला है जिसको गाय चाहिए। तो सोचो कितना टाइम लगेगा खोजने में। तो यही प्रॉब्लम होता था कि मुझे जाके खोजना पड़ेगा कि कौन ऐसा पर्सन है जिसके पास चावल है और जिसे गाय भी चाहिए। ओके, दूसरा चीज, अब तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या होता था, इतना टाइम जो खोजने में लगता था ना, उतना टाइम में बहुत सारा चीज खराब हो जाता था। अब सपोज मेरे पास टमाटर है, ओके, टमाटर, आलू, कुछ भी ऐसा सब्जी है, साग है, ओके, कुछ ऐसा सब्जी है जो कि खराब हो सकता है। अब उस सब्जी को अगर मैं बेचने जाऊं और मुझे खोजने में टाइम लग जाए तो फिर वो सब्जी तो खराब हो जाएगा। अब खराब सब्जी कोई लेना चाहेगा क्या? नहीं लेना चाहेगा। तो फिर मेरा तो लॉस हो गया ना, हुआ ना लॉस। अब जो भी सामान मेरे पास था वो तो अब खराब हो गया है, अब उसको कोई लेना नहीं चाहेगा, तो फिर मैं किससे सामान मांगू? नहीं मांग सकती मैं। तो फिर ये भी प्रॉब्लम होता था। अब तीसरा चीज क्या होता था, अब सामान स्टोर करके रखना भी एक बड़ा प्रॉब्लम था। जैसे कि अगर मुझे गाय चाहिए और मेरे पास चावल है, ठीक है, तो मुझे इतना सारा चावल अपने पास रखना भी तो पड़ेगा ना। चावल ऐसा तो नहीं होगा कि 1 किलो चावल लेके गया और काम बन गया मेरा। गाय के बदले में अगर मुझे 20 बोरी चावल देनी होगी उसे, तो 20 बोरी चावल मेरे को स्टोर करके भी तो रखना है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था? एक टर्म होता है फंजिबिलिटी। ओके, फंजिबिलिटी। ओके, फंजिबिलिटी मतलब क्या होता है ना, सपोज मेरे पास डायमंड है, ओके, मेरे पास डायमंड है और मुझे चावल चाहिए। ओके, अब बताओ कि चावल अगर 1 किलो रहेगा तो उसके बदले मैं इतना बड़ा सा डायमंड दे दूंगी क्या? नहीं ना, डायमंड तो बहुत कॉस्टली होता है ना। अब डायमंड बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और चावल बहुत सस्ता होता है। तो फिर मैं एकदम से सस्ता सामान लेकर के एकदम से महंगा सामान दूंगी क्या? नहीं दूंगी। और डायमंड को मैं तोड़ भी नहीं सकती हूँ। फंजिबिलिटी मतलब तोड़ना, उसको तोड़ करके अगर मैं डायमंड को तोड़ दूं, ओके, तोड़ने के बाद उसका क्या वही प्राइस रहेगा? नहीं रहेगा। डायमंड तो ऐसा सामान होता है कि जिसको तुम तोड़ दो तो फिर उसका प्राइस खत्म। ओके, अब जैसे कि तुम्हारे पास 100 का नोट है, ओके, 100 का नोट है, अब तुमको चाहिए 10 रुपीज नोट, सामने वाले को 10 रुपीज देना है, तो क्या तुम 100 रुपीज नोट को फाड़ के दे दोगे 10 रुपीज? नहीं ना। तो वही चीज होता है कि वो फंजिबल नहीं है। 100 रुपीज नोट फंजिबल नहीं है क्योंकि तुम उसको तोड़ करके सामने वाले को नहीं दे सकते, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। फिर वैसे ही डायमंड, डायमंड को अगर मैं तोड़ दूं, उसको टुकड़ा देने का सोचूं, वो फंजिबल रहेगा क्या? नहीं, उसका वही वैल्यू नहीं रह जाता है। तो वही चीज है कि अगर मेरे पास डायमंड है और किसी और के पास चावल है, तो मैं उसका सस्ता सामान लेके अपना महंगा सामान दूं क्या? नहीं दूंगी। ऑब्वियस सी बात है। तो फिर मुझे भूखे रहना पड़ेगा। तो यही प्रॉब्लम होता था कि मैं अपना सामान, महंगा सामान तोड़ के भी नहीं दे सकती और उसका सस्ता सामान ले भी नहीं पाऊंगी फिर मैं। तो फिर मुझे किसी ऐसे इंसान को खोजना पड़ेगा जिसको कि डायमंड के बदले, जिसको डायमंड चाहिए और जिसके पास बहुत सारा चावल हो, जिसका वैल्यू मेरे डायमंड के बराबर हो। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब इसके बाद इतना सारा प्रॉब्लम होता था तो इसीलिए ना फिर क्या किए लोग, फिर कमोडिटी मनी आया। कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी मतलब होता है ना कि किसी सामान को तुम पैसे के अकॉर्डिंग तौल लो। ओके, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो छोटे में हम लोग शॉपकीपर खेलते थे ना, तो हमारे पास नकली नकली सब नोट होता था, नकली नकली कॉइन होता था। तो वही चीज वो लोग क्या किए, पहले के टाइम के लोग, वो लोग जब देखे कि बार्टर सिस्टम में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि किसी चीज को एज अ पैसा यूज करने लगे। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन नेल, वो काटी, दीवार पे जो काटी मारते हैं ना, वो उसको काटी को यूज करने लग गए। फिर कॉफी का जो कोकोआ बीन्स होता था, मतलब कॉफी का बीन, ओके, कॉफी का बीज, ओके, कॉफी के बीज को यूज करने लग गए। या फिर किसी वेल 4 किलो के दांत को यूज करने लग गया एज अ पैसा।
या फिर किसी हाथी के दांत को यूज करने लगे तोड़ के, या फिर सोना का छोटा 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 टुकड़ा को यूज करने लग गए। तो वो क्या किया ना, किसी चीज को एज अ पैसा मानने लग गए। मतलब कि अगर मुझे चावल चाहिए ना, अगर मुझे चावल चाहिए तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगी कि आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, इसके बदले मैं आपको 5 आयरन नेल दे दूंगी। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। या फिर अगर मुझे सपोज क्या चाहिए, कुछ डायमंड ही चाहिए, ओके डायमंड चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी कि आप मुझे अपना डायमंड दे दो, मैं इसके बदले आपको 10 एलिफेंट का तित दे दूंगी, 10 एलिफेंट के दांत दे दूंगी। तो वो दे देगा फिर मेरे को। तो इस तरह से करने लगे, कमोडिटी मनी यूज करने लग गए। समझ में आया ये चीज। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पहला चीज तो ये कि जरूरी नहीं है ना कि हर कोई एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है ना सामने वाला बोल दे कि ये एलिफेंट का दांत नकली है, या फिर ये बोल दे कि ये आयरन नेल तो नकली है, वो एक्सेप्ट ही ना करे, तो फिर क्या करेंगे? ये इसमें भी प्रॉब्लम। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं, मैं आयरन नेल के जगह पे या गोल्ड के दाने के जगह पे या कॉफी बीन्स के जगह पे कॉफी बीन जैसा ही दिखने वाला कोई सस्ता चीज दे दूं। पॉसिबल है ना? मतलब मैं प्योर चीज ना दूं, प्योर चीज नहीं दे करके क्या करूं, डुप्लीकेट चीज दे दूं, तो फिर सामने वाले का तो लॉस हो जाएगा ना। तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी। और साथ ही साथ पता है क्या हो रहा था, इसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला लेने से ही मना कर दे कि नहीं भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे मेरे चावल के बदले में सिर्फ हाथी के दांत ही चाहिए, आप आयरन नेल दोगे तो मैं आपको चावल नहीं दूंगा। ऐसा भी बोल सकते हैं, तो फिर इसमें भी लॉस हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो यही सारे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे कमोडिटी मनी में भी। ओके, सो कमोडिटी मनी को फिर चेंज करके क्या लाया गया? मेटालिक मनी। मेटालिक मनी मतलब मेटालिक मनी, मेटालिक मनी मतलब मेटल से बना हुआ मनी। मेटल में क्या क्या आ जाता है? गोल्ड आ जाता है, आयरन आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ब्रॉन्ज आ जाता है। तो ये सब से बना हुआ मनी यूज करने लग गए। मतलब कि अब हाथी के दांत या फिर कॉफी बीन ये सब नहीं देंगे। अब क्या करेंगे? सीधा सीधी एक जाके गोल्ड का बार दे दिया या बिस्किट दे दिए, या फिर आयरन का बार दे दिए, या बिस्किट, जो बिस्किट होता है ना गोल्ड का, इतना चौड़ा सा होता है बिस्किट की साइज का, ओके वो दे दिए, या फिर कॉपर का दे दिए, या कुछ दे दिए। तो इस तरह से चलने लग गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसमें क्या प्रॉब्लम्स आने लग गई ना कि देखो होता क्या था ना कि सारे जो राजा लोग होते थे ना, वो अपने जो मनी रहता था, मतलब गोल्ड का बिस्किट ले लिए, गोल्ड का बार लेना है, गोल्ड के बार पे अपना नाम प्रिंट कर देते थे। राजा लोग अपना नाम प्रिंट कर देते थे। तो हो सकता है ना उस राजा की जो दुश्मन राजा है, वो राजा उस पैसे को लेने से मना कर दे। कर सकते हैं ना। हो सकता है कि मेरे पास सपोज किन्हीं का है, स्टैंप है, ओके स्टैंप वाला मनी है। अब इस राजा के जो दुश्मन राजा है, वो इस पैसे को लेने से मना कर दे, बोले कि नहीं मुझे तो ये पैसा चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरा तो लॉस हो गया ना फिर। तो ये प्रॉब्लम होता था। और पता है और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम होने लग गया, जो ये गोल्ड का बिस्किट वगैरह रहता था ना, उस पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता था वो फेस वैल्यू से ज्यादा होता था। हाँ मैम ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो ठीक है बताती हूँ। देखो होता क्या है ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये जान लो। देखो अगर सपोज 100 रुपीज का नोट है, ठीक है 100 रुपीज का जो नोट है, अगर वो 100 रुपीज के पेपर पे बना हुआ रहता है, पेपर पे नहीं बना करके किसी गोल्ड पे बना हुआ रहेगा, ठीक है गोल्ड के शीट पे बना हुआ रहेगा, तो तुम लोग क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है उसको नहीं दोगे किसी को, उसको अपने पास ही रख लोगे। मतलब जितना में वो सामान बनता था ना, अच्छा ठीक है इसको आप ऐसे मत समझो, इसको एक और तरीका से मैं बताती हूँ, ठीक है उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। सपोज आपके घर में मैगी बनता है, ओके मैगी तो सबको पसंद होता है, ओके घर में मैगी बनता है, ओके मैगी में मम्मी क्या करती है ना, मम्मी बहुत सारा वेजिटेबल्स एंड ऑल ये सब कुछ डाल देती है, ठीक है सब कुछ डाल देती है। और वो जो मैगी अब बन गया है, रेडी हो गया है, उसको कोई सेकंड पर्सन आता है और बोलता है कि मुझे 5 रुपए में मैगी दे दो, तुम मैं तुम्हें 5 रुपए दे रहा हूं, तुम मुझे अपना मैगी का बाउल मेरे को दे दो, मैं खाऊंगा मैगी।
तो तुम क्या बोलोगे कि ये मैगी ही मैंने 10 रुपए में खरीदी है, उसको बनाया मैंने, मम्मी ने बनाया उसको इतना सारा, और तुम 5 रुपए में लेके चल जाओगे, बोलोगे ना। तो वही चीज होता था उस टाइम पे। जो मेटालिक मनी बनता था ना, गोल्ड वाला मनी, तो वो मनी बहुत महंगे रेट में बनता था, बहुत महंगे रेट में। उसको बनाने का खर्चा ना बहुत ज्यादा होता था, और उस पे जो जितना पैसा लिखा हुआ रहता था ना वो कम होता था। ठीक है, लिखा हुआ पैसा कम होता था और बनाने का खर्चा ज्यादा होता था। तो सब लोग क्या करने लग गए ना कि उस पैसे को लेकर के अपने पास रखने लग गए, और उसको गला देते थे, उस मेटल को गला करके फिर बेच देते थे। ठीक है, मतलब सपोज 100 रुपए में वो खरीदे, ठीक है, 100 रुपए में वो मेटल को खरीदे। मेटल को खरीदने के बाद अब मैंने सामने वाले को कितना दिया, 100 रुपीज दिया, लेकिन ये जो मेटल मेरे पास आया है ना, ये मेटल करीब 1000 रुपए का है। ठीक है, करीब 1000 रुपए का है। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इस मेटल को ही, इस सिक्के को मैं गला दूंगी और फिर उसको जाके 1000 रुपए में बेच दूंगी। समझ में आया? 100 रुपए का मैंने खरीदा कॉइन, और उस कॉइन को गला दी और उसको जाके 1000 रुपए में बेच दी, तो इससे मेरा फायदा हो गया। तो इसीलिए फिर बहुत ज्यादा ना गलाने वाला होने लगा था, मतलब मिंटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगा था मेटालिक मनी का। सब लोग पैसा लेते थे, 100 रुपए में खरीदते थे, गलाते थे और उसको जाके 1000 रुपए में बेच देते थे। तो इसी के कारण फिर अब इस मनी को भी बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता था ना कि इसको ना लोग तोड़ तोड़ के बेचने लगे थे। ठीक है, तोड़ तोड़ के बेचने लगे थे, ताकि वही गलाना बोल लो या फिर तोड़ तोड़ के बेचना बोल लो। और इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या होने लगा था ना कि जब सरकार के पास, मतलब जो राजा रहता था, राजा के पास जब पैसे की कमी हो जाती थी तो वो प्योर गोल्ड का सिक्का नहीं बनाते थे। बोलते थे कि प्योर गोल्ड का सिक्का है, लेकिन प्योर गोल्ड का सिक्का नहीं रहता था वो उसमें कुछ और मिला देते थे, पीतल वगैरह कुछ मिला देते थे उसमें, तो उसकी वैल्यू तो घट जाती थी। तो ये भी होता था, तो इसके कारण पूरा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, आप लोग को एक बात पता है कि इंडिया में कॉइनेज एक्ट 2011, कॉइन एज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया में पैसा को गलाना बिल्कुल मना है। जो आपको 5 का सिक्का मिलता है ना, या 10 का सिक्का मिलता है, या कितना का भी सिक्का जो मिलता है ना, उसको आप चाहोगे गलाना तो आपको पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी। ओके, सो कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग पैसा गलाना यहाँ पे बिल्कुल मना है। आप यहाँ पे पैसे नहीं गला सकते हो। ओके, चलो, कोई ट्राई नहीं ना किया अभी तक, मत ट्राई करना वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर वहां पे जाके जेल में चक्की पिसिंग करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब मेटालिक मनी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मेटालिक मनी के बाद फिर क्या आया, मेटालिक मनी के बाद फिर आया पेपर मनी। क्या आया? पेपर मनी। पेपर मनी वही जो हम लोग यूज करते हैं, 10 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट, तो हम लोग यूज करते हैं ना, तो पेपर मनी आया। ओके, तो पेपर मनी में फिर कोई प्रॉब्लम उतना नहीं हो रहा है, इसलिए तो वो अभी तक चल रहा है ना। चलो, पेपर मनी में ना हर कुछ आ जाता है, जैसे कि कॉइन आ जाता है, नोट आ जाता है। ओके, जो कॉइन और नोट होता है वो सब कुछ आ जाता है। अच्छा, अब मेरे को आप लोग बताओ कि जो कॉइन होता है उसको कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? देखो, जो कॉइन होता है ना उसको बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है सारे कॉइन्स को और 1 रुपी नोट को। अभी तो खैर 1 रुपी नोट नहीं चलता है ना, तो 1 रुपी नोट और सारे कॉइन्स को कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं? अभी मैंने कौन सा रूल बताया था जिसके अकॉर्डिंग आप गला नहीं सकते हो? याद करो, कॉइनेज एक्ट 2011। ओके, सो कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे कॉइन्स को बनाती है और 1 रुपी नोट को भी बनाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वो जो बड़े बड़े नोट रहते हैं हमारे पास, मतलब कि 100 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट, ये सारे नोट को कौन बनाते हैं? ये सारे नोट को बनाती है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारे नोट को बनाती है। और किस रूल के अकॉर्डिंग बनाती है? आरबीआई एक्ट
1934 के अकॉर्डिंग बनाती है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई सारे के सारे नोट को बनाती है। मतलब 2 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक के जितने भी नोट होते हैं, 1000 एक्चुअली 2000 भी, 20,000 भी, जितना का भी नोट आता है, ठीक है, तो जितना का भी नोट आता है ना, सारे नोट को आरबीआई बनाती है। ओके, और आरबीआई जो बनाती है उस पर साइन कौन करते हैं? जो नोट होता है ना, आप कभी ना वापस से नोट मांग के देखना, नोट पे ना नीचे में साइन किया हुआ रहता है। किनका साइन किया हुआ रहता है? वहां पे लिखा हुआ रहता है कि आई प्रॉमिस द बियरर टू गिव दिस मच रुपीज। मतलब मैं ग्राहक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। मतलब कि अगर उस नोट को आप लेके जाओगे आरबीआई के गवर्नर के पास, कौन साइन करते हैं? आरबीआई के गवर्नर। तो उस नोट को आप अगर आरबीआई गवर्नर के पास लेके जाओगे ना, तो वो आरबीआई गवर्नर आपको उतने रुपए दे देंगे। ओके, सो आरबीआई गवर्नर साइन करते हैं किसको? नोट को। ठीक है, नोट पे किनका साइन होता है? आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। समझ में आया? चलो ठीक है, तो अब फिर से एक बार क्विक वाला रिवीजन करते हैं। पहले बताओ, सबसे पहले सिस्टम कौन सा आया था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? सामान के बदले सामान लेते थे, और वो सामान में प्रॉब्लम क्या थी? सामान या तो खराब हो जाता था, या खोजने में बहुत मेहनत लगती थी, उसको स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल होता था, फिर फंजिबल होता था, मतलब कि उसको तोड़ तोड़ के हम लोग बेच नहीं सकते थे। उसके बाद क्या आया? कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी मनी मतलब आयरन नेल हो गया, या हाथी के दांत हो गए, या वेल का दांत हो गया। तो ये सारे में भी वही सब प्रॉब्लम्स थी जो बार्टर सिस्टम में थी। ठीक है, अब कोई इसको एक्सेप्ट करता था, कोई नहीं करता था, फिर हो सकता था कि कोई डुप्लीकेट चीज भी दे दे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आने लगा? मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में क्या हो रहा था? मेटालिक मनी में लोग क्या करते थे? 10 रुपए का खरीदते थे, उस मनी को 10 रुपए का लेते थे, और उसको गला करके 1000 रुपए में बेच देते थे। तो इसके कारण बहुत लॉस होता था। मतलब आदमी का तो प्रॉफिट होता था, लेकिन गवर्नमेंट का तो लॉस हो रहा था ना, तो ये करते थे। और उसके बाद क्या आया? पेपर मनी। पेपर मनी में बताओ, ₹1 का नोट, और सारे कॉइन्स को कौन प्रिंट करते हैं, कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, किस रूल से बनाते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कॉइनेज एक्ट 2011। ओके, कॉइनेज एक्ट 2011। और जो बाकी सारे नोट होते हैं उनको कौन बनाते हैं? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उस पर साइन किनका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन रहता है। ओके, डन। सो कल मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि आज 26 जनवरी कितने नंबर का रिपब्लिक डे है? तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 72nd नंबर का रिपब्लिक डे है। ओके, चलो आज का होमवर्क आप लोग का है। नेक्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास में मैं बताऊंगी इसके बारे में, या मैं भी कल भी बता सकती है। ओके, सो आज का आप लोग का होमवर्क है, आप लोग मेरे को बताओगे ₹100 के नोट पे, ₹500 के नोट पे, और ₹2000 के नोट पे कौन सा पिक्चर बना हुआ रहता है। ठीक है, किस चीज का पिक्चर रहता है? पापा से मांगना नोट, और फिर मेरे को बताना। पापा मम्मी से मांग लेना नोट, और उसको देख करके फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, किस पे ₹100, ₹500 और ₹2000 के नोट पे कौन सा फोटो बना हुआ रहता है? बताओगे ना कमेंट सेक्शन में? हाँ, बताना, जरूर 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 से बताना। ओके, चलो, और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन तो है ही। ओके, फिर कल मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। बाय।